नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके महाकुंभ में। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो हमारी सीरीज चल रही है, इसमें हमने अभी तक 2080 प्रश्नों को देख रखा है। अगर आपने इसे नहीं देखा है तो आरपीएससी लाइब्रेरियन की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वहां से इन प्रश्नों को आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 30 मिनट की नॉन स्टॉप सीरीज को। 30 मिनट में जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसके साथ साथ होगी वो भी आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश रहेगी। तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। अभिकथन कह रहा है कि सूचना अर्थव्यवस्था जो इस आधार पर निर्भर करता है कि सूचना का आर्थिक मूल्य है, इसके लिए सूचना बाजार स्थान की आवश्यकता होती है, जिसमें ऐसे मूल्य का विनिमय किया जा सके। समकालीन सूचना के युग में इसका कोई महत्व नहीं रह गया है। तर्क दिया जा रहा है कि सूचना जो है एक मूल्यवान संसाधन है, जिसमें अर्थशास्त्र में सबसे नीचे का स्थान मिला हुआ है, और यह आर्थिक वास्तविकता सूचना मुक्त है के लोकप्रिय ऐतिहासिक कथन के विपरीत चलती है। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट दिए गए हैं, ये दोनों स्टेटमेंट जो है सही है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी में है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि एम आइजबर्ग और बी बकोविट्ज द्वारा दिए गए बिग 6 कौशल सूचना साक्षरता मॉडल के चरणों को जो है सही क्रम में व्यवस्थित यहाँ पे करना है। क्या होगा? तो इसमें सबसे पहले आप जो है सी को रखेंगे, सूचना की खोज संबंधित रणनीतियाँ बनाना। उसके बाद फिर बी ऑप्शन को रखेंगे, लोकेशन एंड एक्सेस। और उसके बाद फिर आप डी को रखेंगे, फिर जो है ए को रखेंगे। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी में है, सी बी डी ए। सबसे पहले सूचना की खोज की रणनीतियाँ संबंधित रणनीतियाँ बनाना, और स्थिति और पहुंच, संश्लेषण और मूल्यांकन। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि स्कोनुल सूचना साक्षरता के 7 स्तंभ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सूचना साक्षरता के स्तंभ हैं? कौन से स्तंभ हैं? नीचे कूट दिया हुआ है, इसको देखिए आप एक बार। तो बी, सी और डी, इसमें जो होगा बी, सी और डी। राइट आंसर ऑप्शन बी में है, सॉरी बी में है, सी नहीं है। ऑप्शन बी इसका होगा। ये ऑप्शन जो सी दिया हुआ है, ये सी नहीं है, ऑप्शन बी में होगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, टी.डी. विल्सन ने किस वर्ष इंफॉर्मेशन सीकिंग पद को जो है गढ़ा था? टी.डी. विल्सन ने जो है किस वर्ष इंफॉर्मेशन सीकिंग पद को गढ़ा था? तो 1981 में गढ़ा था, ऑप्शन बी में है। 1981 में टी.डी. विल्सन ने जो है इंफॉर्मेशन सीकिंग पद को गढ़ा था। इसका व्यवहार जो है लोगों द्वारा सूचना के उपयोग तथा उसके तरीकों पे डिपेंड करता है, लेकिन यह सूचना की पुनः प्राप्ति यानी कि इंफॉर्मेशन रिट्रीवल से अलग होता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पद इंफॉर्मेशन लिटरेसी को पाल जुकोवर्सी ने किस वर्ष गढ़ा था? पाल जुकोवर्सी ने किस वर्ष गढ़ा था? तो 1974 में गढ़ा था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित सूचना स्रोतों को उनके प्रथम प्रकाशन के अकॉर्डिंग जो है सीक्वेंस में रखना है यहाँ पे। तो सबसे पहले ऑप्शन देख लीजिए। तो इसमें सबसे पहले आप जो है इंटरनेशनल आलरिच इंटरनेशनल जो है पीरियोडिकल डायरेक्टरीज को रखेंगे। उसके बाद लाइब्रेरी लिटरेचर को रखेंगे। फिर जो है गाइड टू इंफॉर्मेशन पीरियोडिकल लिटरेचर को रखेंगे। और लास्ट में जो है इंडियन साइंस अब्स्ट्रैक्ट को रखेंगे। तो इसमें जो राइट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन
सी में है। सबसे पहले तो इसमें जो राइट आंसर दोस्तों दे रखा है, ये सी मैंने जो है लगा रखा है, लेकिन सी नहीं है। इसमें राइट आंसर जो है ऑप्शन ए में आएगा, क्योंकि सबसे पहले आपका जो है अल्ड्रिच इंटरनेशनल पीरियोडिकल्स डायरेक्टरीज रहेगी, फिर लाइब्रेरी लिटरेचर रहेगा। ठीक है, ये ऑप्शन जो है ए में है। ए के बाद सी, फिर बी, लास्ट में डी है। तो ऑप्शन जो है ए में इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इंफॉर्मेशन आइसबर्ग पद का अर्थ है। इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन आइसबर्ग का पद का जो है क्या अर्थ होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, 1/4 दृष्टि गोचर और 3/4 अदृष्टि गोचर होता है। इसमें को थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए। 1/4 जो दे रखा है विजुअल, और जो है 3/4 नॉन विजुअल। ये इंफॉर्मेशन आइसबर्ग पद का अर्थ है। आइसबर्ग फ्रेश वाटर आइस यानी कि स्वच्छ जल के बर्फ़ का एक जो है बड़ा टुकड़ा होता है। इसको आइस माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। उसके छोटे छोटे जो है बिट्स होते हैं, उनको जो है ग्रोलेस और बेरी बिट्स के नाम से भी पुकारा जाता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सूचना साक्षरता के स्कोनल 7 स्तंभ के भाग हैं? 7 स्तंभ के जो है भाग हैं। तो गेदर, स्कोप और प्रेजेंट हैं, जबकि प्रीस्योर्स संरक्षण से रिलेटिव है। तो राइट आंसर इसमें जो है कूट दे रखा होगा 3 है। इसमें राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है, ए, बी और डी। ठीक है। और आइसबर्ग जो है स्कोनल्स जो है 1999 में प्राप्त किया गया था। इसके जो है 7 स्तंभ हैं। आइडेंटिफाई और स्कोप, प्लान, गेदर, इवेल्युएट जो है, मैनेज और प्रेजेंट, ये होते हैं 7। यहाँ पे मैंने दे दिया है, इसे आप एक बार देख भी लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि 1997 में सूचना व्यवहार साहित्य में कितने सूचना आमना सामना की अवधारणा की शुरुआत की? यानी कि IE जो है तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। एस एरेडेलेज ने जो है 1997 में जो है सूचना व्यवहार साहित्य में जो है आमना सामना अवधारणा की जो है शुरुआत की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालयों में कार्यों, गतिविधियों और सेवाओं में कंप्यूटर का उपयोग करने की अवस्था को जो है क्या कहा जाता है? तो इसे सूचना स्वचालन के नाम से जो है जाना जाता है। सूचना स्वचालन को जाना जाता है। पुस्तकालय स्वचालन का तात्पर्य जो है कैटलॉग और सर्कुलेशन जैसे पुस्तकालयों को जो है विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा जो है स्वचालित करने के लिए कंप्यूटर के उपयोग से है। अर्थात लाइब्रेरी के ऑटोमेशन जो है एक पुस्तकालय की प्रक्रियाओं को जो है मैनुअल रूप से कंप्यूटरकृत करने के लिए है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पुस्तकालय स्वचालन के लिए आधारभूत आवश्यकताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? कौन सी हैं पुस्तकालय स्वचालन के लिए जो है आधारभूत, यानी कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर द लाइब्रेरी ऑटोमेशन की क्या क्या हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा इसका। कंप्यूटर हार्डवेयर भी चाहिए, सॉफ्टवेयर भी चाहिए और पैसे की भी ज़रूरत होगी। ठीक है। और इसमें कंप्यूटर, डिजिटल कैमरा, प्रिंटर इत्यादि भी जो है, और भंडार उपकरण, इंटरनेट, स्कैनर, मॉनिटर, इन सब की भी आवश्यकता पड़ती है।
और लाइब्रेरी की बात हो रही है तो लाइब्रेरी के लिए जो है सॉफ्टवेयर भी लाइब्रेरी से ही रिलेटिव होना चाहिए, यानी कि डी स्पेस, ग्रीन स्टोन, सोल, लिप्सिस, विंसिस और कोहा, ये सारे जो है सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी के लिए होने चाहिए। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पुस्तकालय स्वचालन हेतु सॉफ्टवेयर का चयन किस घटक पर जो है निर्भर नहीं करता है? किस घटक पर जो है निर्भर नहीं करता है? तो लागत और जो है अपडेट्स, ये सारी चीज़ हार्डवेयर, आकार पे जो है नहीं करता है, यानी कि साइज से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, यानी कि स्वचालन शब्द जो है ग्रीक भाषा के ऑटोमस से जो है लिया गया है, और यह शब्द जो है पहली बार डीएस फेल्डर के द्वारा जो है 1936 में परिचय इससे जो है कराया गया था, तथा सॉफ्टवेयर से शाब्दिक अर्थ होता है क्लस्टर ऑफ प्रोग्राम, यानी कि इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम को जो है संकेत जो है किया जा सकता है। इस तरह की लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जो है पुस्तकालय के कार्यों को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रोग्राम को जो है संकेतित किया जा सकता है, और इसके लिए जो है आप सोल सॉफ्टवेयर हो गया, कोहा हो गया, ग्रीन स्टोन, CDS, IS, लिप्सिस, संजय सॉफ्टवेयर्स का जो है आप प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, अभिकथन है कि पुस्तकालय के स्वचालन में जो है 21वीं शताब्दी के पुस्तकालय अध्यक्षों के कार्यभार को जो है काफ़ी कम कर दिया है, और कारण है कि पुस्तकालय में बार बार किए जाने वाले कार्यों के कंप्यूटरकृत हो जाने से उसका काम जो है अत्यंत आसान हो गया है और मानवीय प्रकार के तीव्रतर हो गया है, जिससे पुस्तकालय कर्मचारियों का मूल्यांकन समय भी बच जाता है। तो इसमें जो स्टेटमेंट दिया गया है ये दोनों जो है राइट स्टेटमेंट्स हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा जो है सम्मिलित करना है सूची 1 से जो है सूची 2 को, या लिस्ट 1 से जो है लिस्ट 2 को जो है मिलाना है यहाँ पे कि कौन किस से जो है रिलेटिव है। तो बारकोड टेक्नोलॉजी जो है ये आपका जो है नॉर्मन जोसेफ के द्वारा जो है दिया गया है, ऑप्शन सी में है। नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड एंड के द्वारा इसे दिया गया है, और RFID टेक्नोलॉजी जो है ये रे के द्वारा दिया गया है, रे थ्योरी, रे टैग के द्वारा जो है दिया गया है, और QR कोड जो है डेंसन के द्वारा दिया गया है, और बायोमेट्रिक्स प्रौद्योगिकी जो है ये आपका सर विलियम के द्वारा दिया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग इसे देख लीजिए, ऑप्शन बी में इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं। ये नीचे जो है मैंने इससे रिलेटिव सारी चीज़ें दे दी हैं, इसको आप एक बार वीडियो को रोक के जो है ज़रूर देख लीजिएगा। बारकोड टेक्नोलॉजी जो है ये बारकोड या बारकोड दृश्य मशीन पठनीय रूप में डाटा का जो है प्रतिनिधित्व करने की एक जो है विधि होती है। इसका आविष्कार जो है 1951 में किया गया था। RFID जो है इसको जो है 1946 में जो है प्रतिपादित किया गया था। इसे आप देख लीजिएगा, QR कोड को भी देख लीजिएगा, बायोमेट्रिक्स टेक्नोलॉजी को भी आप देखिएगा। इसे पूरा वीडियो को रोक के आप देख लीजिएगा, सही रहेगा आपके लिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक का प्रयोग पुस्तकालय में किस कार्य हेतु या किसके लिए जो है किया जाता है? तो ये परिसंचरण के लिए जो है किया जाता है, ऑप्शन सी होगा। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स का जो है उपयोग ऑब्जेक्ट से जो जुड़े टैग्स को जो है स्वचालित रूप से पहचानने और ट्रैक करने के लिए किया जाता है। RFID टेक्नोलॉजी जो है का प्रयोग परिचालन नियंत्रण में जो है किया जाता है। इससे जो है कई उद्योगों को में जो है उपयोग में जो है लिया जाता है। यह जो है एक उत्पाद, पशु या व्यक्ति में जो है रेडियो तरंगों के इस्तेमाल से पहचान करने और ट्रैकिंग के लिए उद्देश्य से
लगाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है RFID तकनीक निम्न में से पुस्तकालय के किस क्रियाकलाप के लिए जो है उपयोगी युक्ति है, किसके लिए है? तो आगम निगम के लिए ही होना चाहिए। ये जो है आगम निगम के लिए होता है, सर्कुलेशन के लिए। और जो है RFID की जो है कुछ टेक्निक्स यानी कि तत्व भी होते हैं, जैसे RFID टैग्स होता है, रीडर्स होता है, सर्वर होता है, स्मार्ट गेट होता है, हैंडलर्स रीडर भी आता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि स्वचालित आदान प्रदान अनुभाग में बारकोड प्रणाली इनमें से किस तकनीक का जो है उपयोग करती है? किस तकनीक का जो है उपयोग करती है? तो ऑप्शन बी पैटर्न यानी कि प्रतिरूप मान्यता का जो है करती है, ऑप्शन बी होगा इसका। बार कोड जो है विभिन्न चौड़ाई के बार और स्पेस का एक छोटा जो है पैटर्न होता है, जो किसी वस्तु की पहचान करने के लिए अंकों, अक्षरों या अन्य विराम चिन्हों का जो है प्रतिनिधित्व करता है। बार कोड जो है अपने आप में प्रणाली नहीं है, बल्कि एक पहचान उपकरण है जो परिष्कृत प्रबंधन प्रणालियों के लिए डाटा की आवश्यकता का एक सटीक और समय पर जो है समर्थन प्रोवाइड करता है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सत्ता मीमांसा जो है सत्ता मीमांसा जो है क्या है? तो ये इंटरनेट आधारित दस्तावेजों का जो है वर्गीकरण है, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनेट बेस्ड डॉक्यूमेंटेशन है। और सत्ता मीमांसा जो है ऑन्टोलॉजी को कहा जाता है, इसे हिंदी थोड़ा सा हार्ड होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सत्ता मीमांसा को थोड़ा सा समझिए आप इसे, कि इंटरनेट उपयोग की दर में जो है इस समय बहुत अधिक जो है वृद्धि हो गई है। इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों की मात्रा में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को जो है उचित रूप से पूर्व परिभाषित श्रेणियों में जो है वर्गीकृत करने की समस्या को हल करने के स्थान पर एक स्वचालित दस्तावेज वर्गीकरण, जिसे हम ऑन्टोलॉजी पद्धति का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है RFID प्रौद्योगिकी का प्रयोग डैश में जो है किया जाता है, किसमें किया जाता है? तो परिचालन में किया जाता है, ऑप्शन सी में है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है पुस्तक से संबंधित पहचान हेतु RFID है। RFID क्या है? तो टैग है, मैंने आपको ऊपर ही बताया था अभी कि RFID टैग, रीडर्स, हैंडलर्स रीडर, स्मार्ट गेट, सर्वर वगैरह, ये सारी चीज़। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि बार कोड लेबल का उपयोग किया जाता है। बार कोड लेबल का जो है उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये संचलन प्रणाली के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पुस्तकालय में रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए जो है किया जाता है? तो प्रलेखों के परिसंचरण के लिए किया जाता है और आपका प्रलेखों की सुरक्षा के लिए किया जाता है, और प्रलेखों के सूचीकरण के लिए नहीं किया जाता है, प्रलेखों के अर्जन के लिए नहीं किया जाता है, यानी कि 1 और 3 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी में है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि अभिकथन दिया हुआ है कि भारतीय पुस्तकालय परिवेश में RFID अभी तक व्यापक रूप से जो है संस्थापित नहीं हुई है, और कारण है कि मानकीकरण, अनुप्रयोग और नव परिवर्तन जो है लगातार जो है बदल रहे हैं। तो इसमें जो है राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है। ए और आर जो है दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आगे है RFID और बारकोड प्रौद्योगिकी के
बीच कौन सी समान विशेषता नहीं है? यहाँ पे नहीं है, समान विशेषता नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं ये सभी हैं, ठीक है, ये जो है दे रखे हैं इसमें सभी हैं। एक समय से अधिक एक समय में जो है एक से अधिक सामग्री को पढ़ सकते हैं। सेल्फ में जो है विशिष्ट सामग्री खोजने में जो है ये हेल्पफुल रहता है। प्रयोग योग्य है ये सामग्री के चलने के दौरान पढ़ना, ये सभी जो है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है RFID प्रणाली के मुख्य संगठक जो है कौन से हैं? कौन से हैं? ऑप्शन बी होगा इसको ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पुस्तकालयों में RFID प्रौद्योगिकी के कौन कौन से जो है लाभ हैं? क्या क्या लाभ हैं? तो इसमें जो है टैगों को केस के अंदर जो है पढ़ा जा सकता है और आपका एक समय पर सैकड़ों टैगों को जो है पढ़ा जा सकता है। ये दोनों जो है राइट होंगे। तो ऑप्शन इसमें ऑप्शन बी में है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है OCR टेक्नोलॉजी के प्रकार कौन से हैं? OCR टेक्नोलॉजी के जो है प्रकार कौन कौन से हैं? तो राइट आंसर 1, 3 और 4, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है अभिकथन दे रहा है कि डंब पेज इमेज लेने और समृद्ध टेक्स्ट बनाकर उसे जो है डिजिटल पुस्तकालय के संग्रह में जोड़ते समय ऑब्जेक्टिव कैरेक्टर्स रिकॉर्डिंग्स यानी कि OCR में जो है किस मैनुअल हस्तक्षेप की आवश्यकता जो है नहीं होती है और OCR जो है प्रक्रिया पूर्णतः ऑटोमेटिक है। ऑप्टिकल कैरेक्टर्स रिकॉग्निशन के बारे में पूछ रहा है, जिससे आपकी OMR काफ़ी भी जांची जाती है OCR के ही द्वारा। तो इसमें राइट आंसर बी में है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है अभिकथन दिया है कि यदि पुस्तकालय स्वचालित होने वाला है तो प्रणाली विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। तर्क है कि प्रणाली विश्लेषण कार्य जो है प्रवाह की पहचान करता है। तो इसमें जो है ए जो है गलत है मगर आर जो है सही है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि अभिकथन है। अभिकथन कह रहा है कि संकेती पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर में एक नए विशेषता अंतर्विष्ट हुई और जो है RFID प्रौद्योगिकी का जो है प्रयोग करके संचलन मॉड्यूल में पुस्तकों के स्व जांच व स्व निर्गम विकल्प है। तर्क है कि RFID प्रौद्योगिकी का जो है अनुप्रयोग आर्थिक रूप से व्यवहार है और जो है सभी प्रकार के पुस्तकालयों के लिए समुचित है। तो इसमें राइट आंसर ए सही है और आर गलत होगा। ए सही है और आर गलत है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पुस्तकालय वस्तु की पहचान के लिए निम्नलिखित में से RFID घटक जो है को संकलन किया जाता है। तो टैग को ही किया जाता है, टैग से, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कृत्रिम बुद्धि यानी कि IA की बात हो रही है।
का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर जो है किस पीढ़ी से रिलेटिव हैं? तो ये जो है पंचम पीढ़ी से रिलेटिव है, ऑप्शन डी होगा। और पहली पीढ़ी जो है 40 से लेके जो है 56, पहली पीढ़ी जो है 40 से लेके 56, द्वितीय पीढ़ी 56 से लेके 63, क्योंकि टाइम भी पूछ लेता है आपसे। तृतीय पीढ़ी जो है 64 से लेके 71, और चतुर्थ जो है 71 से लेके 89, और पंचम जो है 89 से अब तक जो है मानी जाती है। और इस जनरेशन में आईसी की आधुनिक तकनीक का जो है प्रयोग किया जाता है। तकनीक जो है अल्ट्रा लार्ज स्केल में जो है हाई लेवल भाषा का प्रोग्रामिंग के लिए जो है किया जाता है। इसमें GUI इंटरफेस का प्रयोग किया जाता है। इसी जनरेशन में जो है कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है AI की अवधारणा डैश से संबंधित है। AI की अवधारणा डैश से संबंधित है। आर्टिफिशियल के बारे में पूछ रहा है आपसे। तो ये पंचम पीढ़ी से है, क्योंकि AI का प्रयोग जो है अभी किया जा रहा है बहुत अधिक, और इसके कई सारे जो है नुकसान भी हैं। कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। चलिए नुकसान के बारे में नहीं चर्चा करने बैठे हैं, तो इसको समझिए ज़रा। पाँचवीं पीढ़ी में जो है आईसी टेक्नोलॉजी VLSI का जो है प्रयोग किया जाता है। इस पीढ़ी में कंप्यूटर का साइज़ जो है बहुत ही छोटा हो गया है, और इसमें C++, जावा, .NET जैसे उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग तथा इमेज रेजोल्यूशन जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता इत्यादि पर जो है आधारित सॉफ्टवेयर का निर्माण इसी पीढ़ी में जो है हुआ है। और KIPC है ना, यानी कि KIPC का पूरा नाम भी समझ लीजिए, नॉलेज इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम है। और ये जो है VVLSI यानी कि वेरी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जैसी जो है स्वचालित प्रणालियों का उपयोग किया जा सकता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि मानव विचार के अनुकरण के लिए प्रयुक्त की गई सूचना प्रौद्योगिकी को जो है निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो कृत्रिम मेधा या बुद्धि, ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग मानव विचारों के अनुरूपण के लिए किया जाता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि उच्च स्तरीय। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है ISSN संदर्भित करता है। ISSN यहाँ पे जो है नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो B इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स सीरियल नंबर। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि उपयोक्ता दोस्ती परक इंटरफेस डैश को प्रेरित करती है। किसको जो है प्रेरित करती है, यही बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है मानव कंप्यूटर अंतःक्रिया को करती है, और जो है प्रचालनों के जो है निष्पादन को जो है आराम से करने के लिए किया जाता है। तो 1 और 3 होगा। 1 3 जिसमें है उसे देखिए एक बार ज़रा। 1 और 3 ऑप्शन बी में है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रोग्रामिंग भाषा को केवल कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए उपयोग किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन सी प्रोलॉग के लिए। ऊपर हो गया, ऊपर नीचे हो गया है ज़रा। प्रोलॉग के लिए किया जाता है, और प्रोलॉग जो है प्रोग्रामिंग भाषा को जो है केवल कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए उपयोग में जो है लिया जाता है, जबकि सी और जो है J2EE और जावा ये सभी जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, और J2EE भाषा जो है जावा का ही एक रूप है। तो दोस्तों जो है 30 मिनट का समय आपसे हमने मांगा था,
और आपने यहाँ तक देखा, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो डेली जो है आपको 30 मिनट की वीडियोस जो है प्रोवाइड की जा रही है। तो पसंद आया है तो चैनल को कम से कम लाइक तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।